सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। 26 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम, जो हमारे एग्ज़ाम IAS, PCS, SSC के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा या हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। साथियों, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बच्चों में पौष्टिक आहार लाने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है। बात अगर साथियों हिमाचल प्रदेश की करें हम, तो हिमाचल प्रदेश 3 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा बनाता है, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ है, यानी 3 केंद्र शासित प्रदेश। और अगर राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं जिनके साथ हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। बात अगर साथियों हिमाचल प्रदेश की करें हम, तो हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। ये हिंदी भाषा के आधार पर अलग हुआ था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। जबकि हिमाचल प्रदेश का जो साथियों राजकीय पशु है वो है हिम तेंदुआ। और वृक्ष की अगर बात करें तो देवदार वृक्ष जो हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। जबकि राजकीय पुष्प है गुलाबी बुरांश और राजकीय पक्षी है काला तीतर। साथियों, राजस्थान में 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे, जिसमें ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बलपारा राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान। ये वो 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं रामसर साइट की बात करूं साथियों, तो पोंग डैम एक रामसर साइट है, ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। रेणुका वेटलैंड आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। बता दें साथियों कि रेणुका वेटलैंड जो है ये देश का सबसे छोटा वेटलैंड है, जबकि सबसे बड़े वेटलैंड की बात करें तो सुंदरवन जो है वो सबसे बड़ा वेटलैंड है। इसके अलावा चंद्रताल भी रामसर साइट आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में वेटलैंड कितने हैं, यानी आर्द्र भूमि कितनी है जो रामसर साइट में शामिल हैं, वो 3, पोंग डैम, रेणुका वेटलैंड और चंद्रताल। और आपके राष्ट्रीय उद्यान है 5, ग्रेट हिमालयन, सिम्बलपारा, पिन वैली, खीरगंगा और इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा साथियों यूनेस्को के जो विश्व विरासत स्थल हैं, टोटल विश्व विरासत स्थल हैं देश में 43। इन 43 विश्व विरासत स्थल में से 2 विश्व विरासत स्थल आपको हिमाचल प्रदेश में मिल जाएंगे, जिसमें ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है वो एक विश्व विरासत स्थल है। इसके अलावा कालका रेलवे लाइन जो पहाड़ों पर बनी हुई है, इसे भी विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं कि कौन कौन से ऐसे नेशनल पार्क हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, तो इसमें साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आपको राजस्थान में मिलेगा। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड का, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और जैसा मैंने बताया कि आपको जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के। तो ये वो राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। बात अगर साथियों मैं यूनेस्को की करूं, तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वो मिलेगा पेरिस में। और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में अभी समर ओलंपिक पेरिस में हुआ, जहां 71वें स्थान पे भारत रहा 6 मेडल के साथ, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। हिमाचल प्रदेश में साथियों कई महत्वपूर्ण बांध आपको मिलेंगे, जिसमें भाखड़ा बांध आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा जो सतलज नदी पे बना हुआ है। इसके अलावा पडोह बांध हिमाचल प्रदेश में है ब्यास नदी पे, और चमेरा बांध है रावी नदी पे। पहाड़ी इलाका है हिमाचल प्रदेश, जिसमें 3 प्रमुख आपको दर्रे मिलेंगे, जिसमें सिपकीला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। ये तीनों के तीनों जो दर्रे हैं ये हिमाचल प्रदेश में। दर्रा क्या होता है साथियों, जो पहाड़ों के बीच में जाने का रास्ता होता है उसे दर्रा या पासेज कहते हैं।
अगला सवाल है कि सुर्खियों में रहा सोनोबाय क्या है। जी हाँ, सोनोबाय क्या है? एक भू सर्वेक्षण उपग्रह है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, पनडुब्बी रोधी सोनार उपकरण है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी पनडुब्बी रोधी सोनार उपकरण है सोनोबॉय। साथियों, अमेरिका से अब हम इसे खरीदेंगे और इससे पनडुब्बी रोधी काम जो है वो भारत आसानी के साथ कर सकता है। तो एक तरीके से नेवी के क्षेत्र में, सबमरीन के क्षेत्र में भारत की जो शक्ति है और प्रबल होने वाली है। बात अगर साथियों भारत और अमेरिका के संबंधों की करें, उससे पहले नज़र डाल लेते हैं एक महत्वपूर्ण सबमरीन प्रोजेक्ट है जिसे हम प्रोजेक्ट 75 के नाम से जानते हैं। ये एक्चुअली हमने फ्रांस के साथ किया है, जहाँ पर 6 परमाणु पनडुब्बियाँ बनाने का काम दिया गया है फ्रांस की एक कंपनी को। हमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ऐसी पनडुब्बी है जो प्रोजेक्ट 75 के तहत शामिल है। तो इसमें INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला, INS वगीर और INS वासुकी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये वो 6 पनडुब्बी हैं जो प्रोजेक्ट 75 के तहत शामिल हैं और इन 6 पनडुब्बियों का निर्माण भारत में किया जा रहा है फ्रांस की टेक्नोलॉजी की मदद से। और इनका निर्माण कहाँ किया जा रहा है साथियों? तो इनका निर्माण किया जा रहा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ये 2 कंपनियां मिलकर केरल में 6 के 6 पनडुब्बियों का निर्माण करेंगी। अब बढ़ते हैं थोड़ा भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच चर्चा करने के लिए। रक्षा के क्षेत्र में साथियों भारत ने अमेरिका के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण समझौता है लिमोवा। लिमोवा की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम होता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। एक ऐसा समझौता है जिसमें भारत और USA 2016 में किए थे। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और एक दूसरे के सैन्य अभियानों में सहायता प्रदान करना है। जान लेते हैं कि लिमोवा समझौते के प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो रसद सहायता, यानी दोनों देश एक दूसरे को रसद सहायता करेंगे। रसद का मतलब ईंधन, खाना या अन्य सामग्री युद्ध के क्षेत्र में पहुंचा सकते हैं कठिन परिस्थितियों में। सैन्य अभियानों में सहायता करेंगे एक दूसरे का। दोनों देश रक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग करेंगे और सैन्य टेक्नोलॉजी जो है उनका भी आदान प्रदान कर सकते हैं। आपसी समझौता भी इसमें शामिल है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ आपसी समझौते के आधार पर विषम परिस्थितियों में काम करेंगे। ये है लिमोवा समझौता के अंतर्गत कुछ प्रमुख बिंदु जो भारत ने 2016 में अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया था। अमेरिका के साथ जो अगला महत्वपूर्ण समझौता है साथियों, वो 2020 में भारत ने किया, जिसका नाम है कामकोशा। इसका पूरा नाम है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। एक ऐसा समझौता है जिसमें भारत और अमेरिका ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया, जिसमें संचार जो प्रौद्योगिकी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसके सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बल दिया गया। इसमें साथियों जैसे हमने कहा कि संचार प्रौद्योगिकी के लिए काम किया गया, सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पहलू पर ध्यान दिया गया और सैन्य संचार प्रणाली एक दूसरे के साथ साझा होगी और आपसी समझौता के लिए काम करेंगे। तो एक तो लिमोवा हो गया, दूसरा कामकोशा हो गया और तीसरा जो प्रमुख समझौता है वो भारत अमेरिका के बीच जो हुआ था वो बेका है। बेका बहुत सोच समझ के भारत के द्वारा एग्रीमेंट किया गया अमेरिका के साथ। इसका पूरा नाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने सैन्य स्थानों को एक दूसरे के प्रति समर्पित कर देने वाला एग्रीमेंट था। इसमें भारत और अमेरिका एक सैन्य ऐसा समझौता है जो एक दूसरों के बीच भौगोलिक डेटा का आदान प्रदान करेंगे, सैन्य स्थानों को लक्षित करने में क्षमता बढ़ाएंगे और भारत और अमेरिका के बीच गहरे सैन्य सहयोग की शुरुआत को चिन्हित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा समझौता ये था। पहला लिमोवा था, दूसरा कामकोशा था और तीसरा बेका था। इसमें साथियों भौगोलिक डेटा का आदान प्रदान होगा, सैन्य स्थानों को लक्षित करने में वृद्धि मिलेगी और सैन्य सहयोग को बढ़ा दिया जाएगा और दोनों देश जो हैं वो आपसी सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करेंगे। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण समझौता जो अमेरिका के साथ भारत ने किया, इसको भी बड़े विचार विमर्श के साथ भारत ने किया। ये समझौता अगर भारत को पहले हो जाता तो इसमें भारत का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। तो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट 2019 में भारत ने किया अमेरिका के साथ। दोनों देशों के बीच सैन्य खुफिया जानकारी को आदान प्रदान करना और सहयोग बढ़ावा देना था, क्योंकि जब 1999 में कारगिल युद्ध हो रहा था तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जब चोटी पे बैठा हुआ था, उसके सैनिक बैठे हुए थे, तो हमने GPS अमेरिका से मांगा था। उस समय अमेरिका ने मना कर दिया था, क्योंकि उस समय अमेरिका के पाकिस्तान के साथ मधुर संबंध थे और भारत के साथ बहुत खटास भरे संबंध चल रहे थे, क्योंकि 1998 में हमने क्या हुआ था,
परमाणु परीक्षण किया था, दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, जिससे अमेरिका चिढ़ा हुआ था, बहुत सारी पाबंदियां लगा के बैठा था भारत के ऊपर। और अगर हम जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट की बात करें तो इसमें सैन्य खुफियों का आदान प्रदान होकर साथियों जानकारी सुरक्षा की गोपनीयता की गारंटी दी जाएगी और सैन्य सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा और दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने का काम होगा। इसके अलावा चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका द्वारा एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है क्वाड। क्वाड का अर्थ ही होता है चार समूह, चार लोगों का समूह या चार देशों का समूह। तो इसमें हम सभी जानते हैं क्वाड में यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया। ये चार, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया मिलके क्वाड ग्रुप बना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाना और चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति का सामना करने के लिए, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, स्वतंत्र और खुले हिंद महासागर को, हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्वाड का गठन किया गया था चार देशों के द्वारा मिलकर। अब साथियों बात करते हैं अपने तीसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में वर्डिक्ट में जिक्र किया गया। दरअसल धारा 18 किससे संबंधित है? सबसे पहले हम एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। पॉक्सो एक्ट से, एसटीएससी एक्ट से, दहेज प्रथा एक्ट से या मनी लॉन्ड्रिंग से? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो अनुसूचित जात जनजात अधिनियम है, जिसे 1899 में भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। इसमें एक धारा है, धारा 18। धारा 18 अग्रिम जमानत की बात करती है कि अगर दोष सिद्ध नहीं हुआ है, शक के आधार पर किसी को एसटीएससी एक्ट लगाया जा रहा है, तो ऐसे में अग्रिम जमानत दी जा सकती है। दरअसल एक मामला केरल का है, जहां एक यूट्यूबर के ऊपर एसटीएससी एक्ट लगाया गया था। केरल हाई कोर्ट का उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से उसको कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने धारा 18 के तहत एससी एसटी एक्ट के उसको अग्रिम जमानत दे दी। साथियों इसमें यहाँ पर दो है। जो धारा 18 है ये पहले बात करता था अग्रिम जमानत की, कि अग्रिम जमानत दिया जा सकता है, लेकिन सीआरपीसी की एक धारा है 438, ये अग्रिम जमानत को मना करती है। और इन दोनों पहलुओं को देखते हुए उस यूट्यूबर के साथ जो हुआ उसको अग्रिम जमानत नहीं दी गई। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 18 में कहा कि 18 अग्रिम जमानत की बात कहती है, यानी एससी एसटी एक्ट जो है उसकी धारा 18 अग्रिम जमानत देने का प्रावधान करता है। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट को इसको मानना चाहिए। और जिस व्यक्ति पे एसटीएससी एक्ट लगा हुआ है, अगर अभी भी साबित नहीं हुआ है दोष, तो पहले देखना चाहिए कि उसको जमानत मिलनी चाहिए नहीं। अगर केस कमजोर दिखाई देता है तो धारा 18 के तहत उस व्यक्ति को या उसमें जो भी व्यक्ति शिकार है एसटीएससी का, जिसके ऊपर लगा है, उसे अग्रिम जमानत दे दी जानी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब बात करते हैं साथियों एससी एसटी एक्ट की, कि इस एक्ट में क्या प्रावधान है। दरअसल एससी एसटी जो अधिनियम है ये 1989 में, जैसे मैंने बताया, कि लाया जाता है। एक कानून है जिसका उद्देश्य है अनुसूचित जात और जनजात के सदस्यों को, जो उनके खिलाफ वर्षों से अत्याचार होता आया है, जाति, धर्म, छुआछूत के आधार पर, उस पर रोक लगाना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। देखते हैं साथियों, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलू रहे, जिसमें इस अधिनियम में सबसे पहले तो अत्याचार की परिभाषा दी गई और परिभाषा के आधार पे दंड को बनाया गया कि कौन सा दंड लगेगा और दंड क्या होंगे। इस दंड में भी क्या दंड होगा, कारावास होगा कि जुर्माना होगा या दोनों होगा, इसका भी प्रावधान शामिल है। और एक विशेष न्यायालय की भी स्थापना की बात की गई है इस एसटीएससी अधिनियम में। जांच की, विशेष जांच का भी प्रावधान किया गया है और पीड़ित जो है उसकी सुरक्षा का भी और उसके पुनर्वास का भी प्रावधान इसमें है। अब बात करते हैं साथियों कि फंसा कहाँ मामला। फंसता है दरअसल इसमें हाल ही के वर्षों में कई बार संशोधन किए गए। 2015 में इसमें संशोधन किया गया और धारा 18 में ही बदलाव किया गया, कि जिसमें आरोपी को जमानत देने से पहले पीड़ित की जो है सहमति लेना अनिवार्य किया गया, कि अगर किसी व्यक्ति को आप अग्रिम जमानत दे रहे हैं तो उस पीड़ित की सहमति अनिवार्य है, होनी चाहिए। अब आप सोचिए कि जिसने केस लगाया है एससी एक्टी का, क्या वो जमानत देने की सहमति देगा? बिल्कुल नहीं देगा, मुझे लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। 2018 का संशोधन कहता है, फिर संशोधन करते हैं, इसमें फिर धारा 18 में बदलाव करते हैं, कहते हैं कि अब आरोपी को जमानत देने से पहले पीड़ित की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी अग्रिम जमानत दी है उस यूट्यूबर को। और 2020 में फिर संशोधन होता है और धारा 3 में बदलाव किया जाता है, जिसमें अब ऑनलाइन अत्याचार को भी अधिनियम के तहत दंडनीय बनाया गया है। तो 2018 में
जो बदलाव हुआ था कानून में कि अब पीड़ित की सहमति अनिवार्य नहीं है, अग्रिम जमानत दी जा सकती है, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया है, इसलिए धारा 18 सुर्खियों में थी साथियों। अगला सवाल है कि सुर्खियों में रहा RHUMI-1 क्या है। एक सूक्ष्मदर्शी है, एक 400 साल पुरानी पुस्तक है जो मिली है, पुनः प्रयोग में लाया जाने वाला रॉकेट है या सबमरीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। साथियों, भारत ने एक ऐसा रॉकेट बनाया है जो पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है और उसका नाम दिया गया है RHUMI-1। बाकी आप सभी जानते हैं कि देश में स्पेस और सैटेलाइट से संबंधित जो संस्था है देश में, वो सबसे बड़ी संस्था है साथियों इसरो। और इसरो की जो स्थापना हुई थी, अगर आपसे कोई पूछे तो ये 15 अगस्त 1969 को हुई थी, 1969 में। और प्रेजेंट टाइम में जो इसरो के चेयरमैन हैं वो एस सोमनाथ साहब हैं। अगला सवाल है कि भारत ने किस देश के साथ 5 ईयर एक्शन प्लान एग्रीमेंट किया है। मलेशिया, यूक्रेन, पोलैंड या अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोलैंड की यात्रा पे गए थे, तो वहां पे 5 सालों के लिए भारत और पोलैंड के मध्य 5 ईयर एक्शन प्लान एग्रीमेंट किया गया 2024 से लेकर 2028 तक का, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को तवज्जो दी जाएगी और दोनों देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला सवाल है साथियों कि यूक्रेन ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया। तो इसका सही आंसर है साथियों 23 अगस्त। हम सभी जानते हैं कि 23 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री जो थे मोदी जी, वो भी यूक्रेन में गए थे और यूक्रेन 23 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और 23 अगस्त को ही देश ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया, क्योंकि 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था साथियों। बाकी अन्य की बात करें साथियों तो 20 अगस्त की बात करें तो 20 अगस्त को एक तो मच्छर दिवस मनाया जाता है और एक मनाया जाता है सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की स्मृति में मनाया जाता है। अगस्त महीने के कुछ प्रमुख अगर मैं दिवस की बात करूं तो 1 तारीख को नेशनल माउंटिंग मुस्लिम महिला डे और अधिकार दिवस था। इसके अलावा 1 अगस्त को ही विश्व लंग कैंसर दिवस भी था। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस था। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस था और आपको 9 अगस्त को नागासाकी मिलेगा, क्योंकि अमेरिका ने दोनों पे बम गिराए थे, परमाणु बम, हम सभी को पता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी के साथ साथ विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। 10 अगस्त को साथियों विश्व जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस, क्योंकि इस दिन क्या होता है, 14 अगस्त को पाकिस्तान और भारत का बंटवारा होता है। और 16 अगस्त को पारसी नववर्ष। 17 अगस्त को मलयालम नववर्ष और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, जबकि 20 अगस्त को मच्छर दिवस मनाया गया। इसमें 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं और इस बार हमने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया साथियों। आज का अपना आखिरी सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस कब मनाया गया। इसका सही आंसर है 25 अगस्त। 25 अगस्त को राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस मनाया गया साथियों, जबकि 23 अगस्त को राष्ट्रीय स्पेस डे, 20 अगस्त को मच्छर दिवस और स्मृति दिवस और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। तो ये थे आज के MCQ। आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। सेशन साथियों अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हमारे साथ नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।